हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग जानते हैं कि आधुनिक भारत में पहली बार शवों के चीड़-फाड़ से संबंधित शिक्षा की विधिवत शुरुआत कब हुई थी? कौन पहला भारतीय था जिसने अपने छात्रों के सामने पहली बार शव प्रतिच्छेदन किया, जिससे मानव शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जा सके? पश्चिमी चिकित्सा पद्धति की सबसे खास बात होती है एनाटॉमी, यानी शरीर रचना का अध्ययन। अब तो फोरेंसिक साइंस भी काफ़ी डेवलप हो चुका है, जिसके माध्यम से अपराधों का पता लगाया जाता है। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने पर पोस्टमार्टम किए जाते हैं ताकि मृत्यु का कारण जाना जा सके। लेकिन यह सब कुछ अचानक से नहीं हो गया है, बल्कि इसके लिए चिकित्सकों को काफ़ी श्रम करने पड़े हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पहली बार जब कोई भारतीय चिकित्सक मानव शव प्रतिच्छेदन करने को तैयार हुआ तो कितना विरोध हुआ था? फिर भी कई भारतीयों ने इस ऐतिहासिक बदलाव को स्वीकार किया था तथा अपने बच्चों को मेडिकल कॉलेजों में दाखिला दिलाया था। यह सब कुछ आसान नहीं था, क्योंकि उस दौर में बहुत सारी तरह की अड़चनें थीं, बहुत सारे तरह के अंधविश्वास थे, बहुत सारे कामों पर सामाजिक निषेध था, फिर भी लोग आगे आए थे। तो चलिए जानते हैं उस व्यक्तित्व को जिसने अपनी प्रगतिशील कदमों से चिकित्सा विज्ञान के एक अहम बदलाव को अंजाम दिया। वह व्यक्ति थे आधुनिक भारत के सुश्रुत कहे जाने वाले पंडित मधुसूदन गुप्ता। 10 जनवरी 1836 की बात है, जब पंडित मधुसूदन गुप्ता अपने सधे हुए हाथों से एक शव यानी लाश, मरा हुआ शरीर कहिए, डेड बॉडी कहिए, की चीड़-फाड़ किए और अपने छात्रों को सहयोगी की भूमिका में रखे। उस समय मौजूद उनके छात्र थे, उस रिकॉर्ड में 4 छात्रों का नाम दिया गया है: राजकृष्ण डे, उमाचरण सेठ, द्वारकानाथ गुप्ता और नवीन चंद्र मित्रा। और बात कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना उस समय से साल भर पहले ही हुई थी, यानी 28 जनवरी 1835 को। उस वक्त एनाटॉमी विभाग के हेड थे, यानी कहिए प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड एनाटॉमी, डॉक्टर H. गुडेव, और वह मुख्य सर्जन भी थे। उन्हीं की देखरेख में पंडित मधुसूदन गुप्ता ने शव के प्रतिच्छेदन का अपना पहला सफल प्रयास किया था। लेकिन क्या यह करना आसान रहा होगा? आज जैसी हालत नहीं थी। आज तो लाखों दाखिले के दौड़ में होते हैं, लेकिन उस वक्त पश्चिमी चिकित्सा के लिए भारतीय छात्र ढूंढना भी मुश्किल काम था। जाहिर है, कट्टरपंथियों के द्वारा इस कदम का भी व्यापक विरोध हुआ था। एक भीड़ मेडिकल कॉलेज को घेर ली थी। कॉलेज के गेट को बंद करना पड़ा था। पंडित मधुसूदन गुप्ता को अपने समाज में अपमान झेलना पड़ा था तथा भारतीय शास्त्रों से उद्धरण दे करके अपने कार्य की पवित्रता को सिद्ध करना पड़ा था। जबकि प्राचीन भारत में कभी सुश्रुत भी हुआ करते थे। सुश्रुत संहिता में 300 विभिन्न ऑपरेशनों का उल्लेख है और ऑपरेशन की कई विधियों का उल्लेख है। लगभग 125 तरह के इंस्ट्रूमेंट जो शल्य चिकित्सा में यूज किए जाते थे, उन्हें मालूम था। यानी सुश्रुत एक बहुत ही अच्छे शल्य चिकित्सक हुआ करते थे और जटिल से जटिल ऑपरेशंस को वह पलक झपकने में करने में माहिर थे। और कह सकते हैं कि प्राचीन भारत ही नहीं, बल्कि वैश्विक इतिहास में भी उनका एक अद्वितीय स्थान रहा होगा।
भारत में रासायनिक उद्योगों के पिता कहे जाने वाले आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री लिखी है, जिसमें प्राचीन भारत में रसायन विद्या के विकास पर प्रकाश डाला गया है। उससे प्राचीन भारत में विज्ञान के विकास की एक झलक मिल जाती है। लेकिन बाद के समय में धर्म में बढ़ता हुआ कट्टरपंथ और पोंगापंथ जनता के दिमाग पर हावी होते चला गया और कई तरह के अंधविश्वास विज्ञान की असली धारा को बांधने में लगभग सफल रहा। आगे चल करके कई तरह की सामाजिक और धार्मिक बंदिशें समाज पर थोप दी गईं। उन्हीं अंधविश्वासों में से एक था शवों को छूना पाप है। दुर्भाग्यवश कहीं शव से स्पर्श हो गया तो प्रायश्चित करनी पड़ती थी। समाज ऐसी बंधनों से जकड़ा हुआ था। तब पश्चिमी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिया जाने लगा था। तो क्या अंग्रेजों ने जाति तोड़ने या अंधविश्वास को या कुछ जाति के को नीचा दिखाने के लिए या भारत में विज्ञान के विकास के लिए पश्चिमी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिया? जवाब है नहीं। औपनिवेशिक शासन का चरित्र ही नहीं होता है कि उपनिवेशों में वास्तविक सुधार किए जाएं। फिर अंग्रेज यह सब क्यों करने लगे होंगे? असल में औपनिवेशिक शासन की कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ सतही सुधारों को करने की, ताकि शासन को लंबे समय तक टिकाया जा सके। लगातार युद्ध की वजह से या युद्ध जैसी उलझनों में फंसे होने की वजह से बड़ी संख्या में सैनिकों के घायल होने की समस्या का सामना करना होता था। उनकी देखभाल की जरूरत पड़ती थी और ब्रिटिश शल्य चिकित्सक तो उतने मंगाए नहीं जा सकते थे। कहाँ कहाँ नियुक्त होते वो? ब्रिटेन का साम्राज्य तो कई देशों में था ना। तब शल्य चिकित्सा के कार्य ब्रिटिश डॉक्टरों पर तो नहीं छोड़ा जा सकता था। स्थानीय स्तर पर भी बड़े पैमाने पर ऐसे प्रशिक्षित लोगों की जरूरत होती थी जो अपनी चिकित्सा से सैनिकों और जनता की सेवा कर सकें। अंग्रेजों को अगर जाति पर ही प्रहार करना होता तो सेना में जातियों के नाम पर रेजिमेंट क्यों बनाते? वे तो विज्ञान का दम्भ भरते हुए कल्पित रूप से अपनी नस्लीय श्रेष्ठता को सिद्ध करने में विश्वास रखने वाले थे। दरअसल वे लोग भारतीय जाति व्यवस्था में सामंजस्य बैठाने में ही अपना भलाई समझते थे तथा जातियों के बीच की खाई को बढ़ाने में विश्वास करते थे ताकि फायदा उठाया जा सके। कुछ लोगों का मानना है कि पूरा क्रेडिट ही पंडित मधुसूदन गुप्ता को दे दिया गया है। हो सकता है कि और भी छात्र तैयार रहे हों, लेकिन इससे मधुसूदन गुप्ता की महत्ता कम नहीं हो जाती है। पंडित मधुसूदन गुप्ता अंग्रेजी चिकित्सा विज्ञान के लिए एक टर्निंग पॉइंट हैं। उनका अपना महत्व है। उनका जन्म बंगाल के हुगली के वैद्यवती गांव में सन 1800 की किसी तिथि को हुआ था। पंडित मधुसूदन गुप्ता बंगाल के उच्च जाति के हिंदू परिवार से थे। बंगाल में वैद्य नामक जाति उच्च जाति में गिनी जाती है और उस जाति का परंपरागत पेशा ही होता था चिकित्सा सेवा। और पंडित मधुसूदन गुप्ता के परिवार में भी परंपरागत रूप से चिकित्सा सेवा की जाती थी। उनके पिताजी, दादाजी, परदादा सभी इसी पेशा से जुड़े हुए थे।
यानी कह सकते हैं कि उनकी पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि चिकित्सा की थी। उन्होंने आयुर्वेद में अध्ययन के लिए कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में एडमिशन लिया और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह वहीं पर प्रोफेसर भी हो गए। वह आयुर्वेद के अच्छे खासे विद्वान थे, लेकिन तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत में कई तरह के सुधारों का जन्मदाता बना। बेंटिंक के समय में ही सती प्रथा पर रोक लगी थी और भारत में पश्चिमी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए आगे चल करके कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी। आयुर्वेद और यूनानी पद्धतियों के साथ ही साथ पश्चिमी चिकित्सा पद्धति को भी बढ़ावा दिया जाने वाला था। इस चिकित्सा पद्धति में कई अनुसंधान कार्य भी हुए थे जो उसे विज्ञान से जोड़े रखने में मददगार साबित हो रहा था। नित्य नई रिसर्चों की जरूरत महसूस की जाने लगी थी, इसलिए कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का गठन हुआ और आयुर्वेद चिकित्सक पंडित मधुसूदन गुप्ता ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में देसी चिकित्सक के तौर पर अपना योगदान दिया और तब के उनके अंग्रेज साथी चिकित्सकों को विश्वास नहीं हो रहा था कि पंडित मधुसूदन गुप्ता कभी अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति में सफल हो पाएंगे, लेकिन पंडित मधुसूदन ने उन्हें गलत साबित कर दिया। कुछ अंग्रेजों से प्रेरित होकर के वह अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति में डिग्री हासिल करने को सोचे और उन्होंने ऐसा कर भी दिखाया। 1840 में वह अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति में डिग्री हासिल कर ली। वह कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से ही अंग्रेजी शिक्षा में ग्रेजुएटेड हुए और वहीं पर लेक्चरर के तौर पर बहाल हो गए। वह उस हॉस्पिटल में सुपरिटेंडेंट के पोस्ट को भी सुशोभित किए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र की बहुत सारी किताबों का अंग्रेजी में अनुवाद किया, खास करके हूपर की एनाटॉमी का, और कई किताबों का बंगाली में भी अनुवाद किया ताकि भारतीय छात्रों को आसानी से चिकित्सा विज्ञान की बारीकियों से परिचित कराया जा सके। उनके शोध का क्षेत्र था किशोर वय, यानी किशोरावस्था में होने वाले बदलावों से संबंधित उनका शोध था। इस पर उन्होंने बहुत सारा काम किया। भारत में फैली हुई चेचक के प्रति लोगों को जागरूक करना, टीकाकरण, इसमें मदद करना, ये उनके अहम कामों में से एक था। चिकित्सा शास्त्रों के देसी अनुवाद यानी संस्कृत या बंगाली में एक दुरूह काम था, लेकिन उसे पंडित मधुसूदन गुप्ता ने अच्छी तरह से अंजाम दिया। अंग्रेजों में उनकी प्रतिष्ठा भी हुई। जिस दिन 100 प्रतिषेधन का शुभारंभ हुआ था, उस दिन फोर्ट विलियम में 50 राउंड की फायरिंग करके इस कदम का स्वागत किया गया था। लेकिन हमें जानना चाहिए कि इस तरह से औपनिवेशिक शासन को टिकाऊ बनाने के लिए बढ़ाया गया एक कदम भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में निर्णायक मोड़ साबित हुआ और प्रतीक पुरुष बन गए पंडित मधुसूदन गुप्ता, जिन्होंने न सिर्फ भारतीय प्रतिभा को सिद्ध किया बल्कि भारत में पश्चिमी चिकित्सा जगत के अग्रदूत भी वह बने। थैंक यू।